इकबाल, स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। दो रुख में आज बात करेंगे बढ़ती महंगाई के दो रुख पर। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वबा ने लोगों को उस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां न रोजगार न कारोबार, उल्टा आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे ने आम सारिफीन की कमर तोड़ दी है। 5 रियासतों में इंतखाबात के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम एक ऊंचाई पर आकर रुके रहे। इंतखाबी नतीजों के बाद फिर से दाम बढ़ने लगे। कई जगहों पर पेट्रोल सेंचुरी के बिल्कुल करीब कुछ पैसे कम है, यानी 100 के लिए, जिसका असर अब हर चीज पर पड़ रहा है। सब्जियों और आटा दाल चावल के साथ साथ अब किचन में तेल से भी महंगाई का तड़का लगता नजर आ रहा है। खाने के तेल की बात करें तो अब यह महंगा तेल लोगों का तेल निकाल रहा है। पिछले साल इसमें दुगना इजाफा आम लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रहा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाने के तेल की कीमतों में रोज जोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से घरेलू बाजार में भी खाने के तेलों में इजाफा हुआ है। पिछले साल खाने के तेल 95 रुपए से 120 रुपए के दरमियान था और अब तेल की कीमत 150 से 170 से 80 रुपए तक पहुंच गई है। और सरसों के तेल की बात करें तो वो 200 रुपए तक पहुंच चुका है। गरीब आदमी तो सरसों तेल खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब सवाल यही उठता है कि मुल्क में इस बदतरीन हालात में हुकूमत कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है, इस मुश्किल घड़ी में कोई राहत क्यों नहीं दी जा रही है। तो इस पूरे मामले पर क्या रुख है, जानेंगे दो खास मेहमानों से। आज हमारे साथ हैं बीजेपी तर्जुमान गुलरेज शेख और कांग्रेस तर्जुमान प्रेरणा सिंह। आप दोनों का स्वागत है, खैर मकदम है। हुकूमत कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है, आवाम को कोई राहत क्यों नहीं दी जा रही है? गुलरेज शेख, महंगाई की मार लगातार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। जो आप पूछ रहे हैं हुकूमत क्यों नहीं कदम उठा रही है, हुकूमत डेफिनेटली कदम उठा रही है। और इसलिए बोल रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि ये बात सच है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, जो बेसिकली इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है, वो है 10.6%। और ये बात सच है कि वो डबल डिजिट में है। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और मैं इसी महीने के जो आंकड़ा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आम आदमी के ऊपर इफेक्ट करता है वो 4.6% है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसके हिसाब से 4 और 6% के बीच में होना चाहिए। अब जहां तक बात है होलसेल इंडेक्स की, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो वृद्धि है वो बेसिकली जो इंटरनेशनली कमोडिटी का भाव बढ़ा है उसके कारण है। लेकिन जो कंज्यूमर इंडेक्स होता है, जो आप पर और मुझ पर सीपीआई जो होता है इफेक्ट करता है, उसकी बहुत वाइड रेंज होती है। उसमें खाने पीने की चीजें भी होती हैं, उसमें एजुकेशन की फीस भी होती है, उसमें बिजली की दरें भी होती हैं, उसमें पेट्रोल डीजल और रसोई की टंकी जो है एक पार्ट होती है। तो ये बहुत बड़ी बास्केट होती है और इसको 4 और 6% से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये 4.6% पे खड़ी है। तो आप केवल एक चीज के ऊपर कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की यदि कीमत बढ़ रही है तो दूसरी चीजों की कम भी हो रही है, इसको मत भूलिए। और यहां तक कि मैं बात कर रहा हूं कि आप होलसेल इंडेक्स की बात करते हैं तो होलसेल इंडेक्स जो डबल डिजिट पर दिख रहा है, क्योंकि बेस ईयर जो था पिछले साल का, होलसेल इंडेक्स किससे कंपेयर होता है? इस साल का जो अप्रैल का इंडेक्स आया है वो पिछले साल के अप्रैल से होगा। पिछले साल नेगेटिव पे था। महंगाई होते ही आपके सामने सारे इंडेक्स आ जाते हैं। ठीक है, प्रेरणा सिंह हमारे साथ है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को झिझोड़ने के लिए अपोजिशन कहा है। प्रेरणा सिंह, सर जिलानी प्रेरणा से भी कहूंगा कि हवा में बातें मत करें, आंकड़े सामने पहले सुन लीजिए। देखिए, उन्होंने आपको कुछ अभी बोला ही नहीं है ना। प्रेरणा सिंह ने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। प्रेरणा, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को झिझोड़ने के लिए अपोजिशन कहाँ है? लोगों को यह लगता है कि अपोजिशन कुछ ना कुछ करेगा। पहले की अपोजिशन भी आपको काफी झिझोड़ चुकी है, लेकिन आप नजर नहीं आते सड़क पर। प्रेरणा सिंह, नहीं, टूल किट बनाने से इन लोगों को रुकिए गुलरेज, रुकिए। प्रेरणा सिंह, हेलो, प्रेरणा को मेरी आवाज जा रही है? हेलो, लगता है प्रेरणा को मेरी आवाज नहीं जा रही है। गुलरेज शेख, सवाल यही है, खैर यही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये इंडेक्स, ये आंकड़े, ये जो आपने बताया सारी चीजें,
ये उस वक्त भी थी, लेकिन आप सड़कों पर थे। आज 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 क्यों इंडेक्स याद आ रहा है? देखिए, मैं झूठ बोल सकता हूँ, प्रेरणा झूठ बोल सकती है। हम दोनों नेचुरली अपनी अपनी पार्टी का जो है पक्ष लेंगे, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। आप एक काम कीजिए, मनमोहन सरकार के 2012 से लेकर 2014 तक के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। ठीक है, जो प्रेरणा सिंह जुड़ गई हैं, उनसे पूछ लेते हैं आंकड़े क्या है। प्रेरणा सिंह, सुन लीजिए सारी चीजें नहीं, ठीक है, सुन लिया मैंने, आपको फिर मौका दूंगा। प्रेरणा अभी जुड़ी नहीं। प्रेरणा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल यही है कि महंगाई की बात आती है तो आंकड़े, इंडेक्स, सारी चीजें आ जाती हैं टेक्निकल, लेकिन आम लोग यही सोचते हैं कि महंगाई के मुद्दे पर जब सरकार को झिझोड़ने का वक्त आता है, आपको भी झिझोड़ा गया 2014 में महंगाई जब बढ़ रही थी, लेकिन अपोजिशन कहां है? वैसे तो अपोजिशन कहां है? देखिए, ऑपोजिशन बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और पूरी मजबूती से उठा रहा है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज भाजपा ने इस देश की आवाम को आंकड़ा बना के रख दिया है। आज वो सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं, इंसानों की और इंसानियत की बात नहीं करते। अभी हमारे जो भाजपा से जो हमारे साथी हैं, बहुत आंकड़ों की बात कर रहे थे, बहुत टेक्निकल बातें कर रहे थे। मैं उनकी पूरी बात नहीं सुन पाई, पर जितना भी सुन पाई मुझे समझ में आया, उन्होंने बड़ी टेक्निकल फाइनेंशियल लैंग्वेज में उस बात का जवाब दिया। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ साहब, इस देश की जनता इतनी टेक्निकल भाषा नहीं समझती। इस देश की जनता रोटी की भाषा समझती है, भूख की भाषा समझती है। आज 200-250 रुपए किलो तेल हो गया है। लोग राशन तक अपने घर में भरवाने में सक्षम नहीं है। ऊपर से लगातार जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया गया है, देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और आप आंकड़ों की बात करते हैं। अगर कोरोना की बात होती है तो भी आपने सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं, महंगाई की बात होती है तो भी आप आंकड़ों की बात करते हैं। लगातार कोरोना के लॉकडाउन में 2 से 3 से 4 बार डीजल के, पेट्रोल के रेट बढ़े। क्या प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल इस देश का दर्द समझ में नहीं आता? क्या प्रधानमंत्री जी जो अपने आंसू टीवी पर बहाते हैं, क्या वो सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं? असल में वो इस देश का दर्द नहीं समझ रहे। सिर्फ थाली पीटने की राजनीति, दिए जलाने की राजनीति और इस देश को बेवकूफ बनाने की राजनीति आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और इस देश की जनता को आज उन्होंने, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, मरने के लिए छोड़ दिया है। जाके देखिए गलियों में, झुग्गियों में क्या हाल है। लोगों के डब्बे खाली हो चुके हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है, लोग एक एक टाइम खाना खा के काम चला रहे हैं। लोगों ने पिछली बार मदद की, इस देश की आवाम एकजुट हुई, उन्होंने सड़कों पर उतर के मदद की। जिंदा है कि नहीं है? कारोबार का, व्यापार का इस तरीके से कमर तोड़ दिया है मोदी सरकार ने कि इस बार कोई मदद करने में सक्षम नहीं है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां पर इस कोरोना काल में कोई राहुल गांधी जिंदा है कि घटना ना हुई हो, कोई बीमार ना हो। बात गरीब आदमी की हो रही ना गुलरेश से, प्रधानमंत्री जी को बात गरीब आदमी की हो रही है। राहुल गांधी तो जैसे तैसे जी लेंगे इस महंगाई में भी। देखिए, राहुल जी लगातार गरीबों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये बात भी उठाई है कि 6,000 रुपए प्रति परिवार सरकार को देना चाहिए इस कोरोना काल में। कहाँ राहुल गांधी से पीछे है, कहाँ कांग्रेस पीछे है? मगर अफसोस ये है कि जब सरकार से सवाल पूछने चाहिए तो हम लोग विपक्ष से सवाल पूछते हैं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को आपको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, आप राहुल गांधी जी को खड़ा करते हैं। यही कारण है कि इस देश के हालात सुधर नहीं रहे हैं। सवाल उनसे पूछिए जिनसे पूछना चाहिए, जिनको इस देश के लोगों ने भरपूर वोट देकर सत्ता में बिठाया है। अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? में कितनी थी? अरे मेरी प्यारी बहन, जरा ये तो बोलो कि अनंत शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे उनके राज में 2012 से 2014 तक देश में महंगाई की दर कितनी थी? वो डबल डिजिट पे नहीं पहुंची। भाई साहब, कांग्रेस के समय की जो महंगाई आपको डायन नजर आती थी, आज वो आपको अपनी रिश्तेदार नजर आती है। आज की महंगाई आपको महंगाई नजर नहीं आती है। बहुत अफसोस की बात है। अरे 2014 के बाद की बात करिए, दूसरा कार्यकाल है आपका। कब तक नेहरू गांधी परिवार का रोना रोते रहेंगे? कब तक कांग्रेस का कार्यकाल का रोना रोते रहेंगे? अपनी बात करिए, आपने क्या किया? आज प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए अपने आवास में खर्च कर देते हैं। संसद भवन को दोबारा नई इमारत खड़ी करने पे करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है। सरदार पटेल आज होते तो खून के आंसू बहाते कि इतने 3,000 करोड़ उनकी मूर्ति पर खर्च कर दिया। इस देश का गरीब, इस देश का बच्चा भूखा मर रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, आंकड़ों में उलझाया जा रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी है गुलरेश शेख,
गरीब आदमी के आंकड़े समझ पाएगा? 2014 का नारा था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप ही की जो है बीजेपी ने नारा लगाया था मनमोहन सिंह सरकार के समय कि बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या अब लोग अमीर हो गए हैं? लोग भी इंतजार करते हैं कि अपोजिशन इस मुद्दे को उठाएगा, लेकिन अपोजिशन कहीं गुम हो गया। लेकिन और 2015 आते आते यानी 1 साल के बाद यही बीजेपी पेट्रोल के दाम थोड़े कम हुए तो नसीब से जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना 2015 में कि नसीब वाला आदमी है, नसीब सरकार लोगों के साथ जुड़ गया। अब 100 रुपए हो गया है प्रधानमंत्री, तो इतना बदनसीब है कि आज इस पूरे देश को शमशान अब क्या कहेंगे? कब्रिस्तान में उन्होंने अब क्या तब्दील कर दिया है। गुलरेज शेर, देखिए पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, जी। प्रेरणा का उत्तर दूंगा। जैसे कि प्रेरणा का उत्तर तो उसी तरह से जाएगा जिस प्रकार का इंटरव्यू आया है, ऐसे ही जवाब मिलेगा। जहाँ पेट्रोल डीजल की कॉस्ट की बात है, डेफिनेटली इजाफा हुआ है, इजाफा किया है। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई की दर होती है, मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं सामने वाली चीजों को बात करूंगा, मैं हवा में बात नहीं करूंगा कि मैं कांग्रेस की तरह बोलते रहूं। तो आप ये देखिए कि जो महंगाई की दरें जो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि हम पिछले महीने की दर को उठाकर देखें तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, लेकिन महंगाई की दर कम क्यों हुई थी? क्योंकि खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री जो थी वो हिस्टोरिकली लो गई थी। तो आपके पास एक बास्केट होती है, उस बास्केट के अंदर कौन सी चीज का कितना होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, किसका बढ़ाओगे, किसका घटा के रखोगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो इन्फ्लेशन की रेट है, आपकी महंगाई की दर है, वो कितनी जाएगी। तो वही ये सरकार अच्छी तरह से करिए एज कम्पेयर सरकारें जो थी वो नहीं कर पा रही थी, इसलिए तो परेशानियां थी देश के सामने। देखिए गुलरेज, आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ठीक है, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि इलेक्शन तक जो है, आपको पता है 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, पेट्रोल के दाम 94 रुपए तक आकर रुके रहे। फिर जैसे ही नतीजे आते हैं तो फिर पेट्रोल का दाम बढ़ता है। इसको ये कौन सा आंकड़ा है, ये कौन सा तरीका है? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ये ऑयल कंपनियां जो है उनको हमारी सरकार ने खुला हाथ दे रखा है। हम ऑयल कंपनियों को डायरेक्ट नहीं करते हैं। वो जब उनको जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से भाव जाते हैं जिससे उनके रेट को निश्चित करते हैं, वो निर्धारित करते हैं। ठीक है, महंगाई की देखिए असल वजह महंगाई की आप दोनों से सवाल है। डिमांड और सप्लाई में जब गैप होता है तो इस गैप को सरकार को भरना चाहिए, क्योंकि आम आदमी आपके डिजिट, आपके आंकड़े, ठीक है, ये फाइनेंशियल जो टेक्निकलिटीज हैं इसको नहीं समझ पाता है। अब खाने के तेल की ही बात कर लीजिए, जहां हम 95 रुपए, 100, 110 रुपए का तेल लेते थे, अब वो 180, 200 रुपए के करीब जा रहा है। गरीब आदमी खाने का तेल कैसे खरीदेगा? रोजाना मजदूरी करने वाला, इसको सरकार कैसे समझाएगी? और इस गैप को क्यों नहीं भर पा रही है सरकार महंगाई और डिमांड के, सप्लाई और डिमांड के बीच? देखिए, सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है, सरकार ने जमाखोरी को बढ़ावा दिया है, सरकार ने करप्शन को बढ़ावा दिया है। आज देश का अन्नदाता सड़क पर बैठा है, सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। जैसे ही आपदा आई, जैसे ही कोविड का लॉकडाउन लगा, जैसे ही देश मुश्किल में आया, सरकार ने जमाखोरी को बढ़ावा दिया। आज उसी का यही कारण है जिसका ये नतीजा है कि 95-100 रुपए का जो तेल हम लोग खरीदते थे, आज वो 200-250 में भी हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। ये सरकार पूरे तरीके से आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आपदा में किस तरीके से सरकार ने अवसर ढूंढा है? गरीब की थाली से रोटी छीनकर, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाकर, गरीब से उसका राशन छीनकर, छोटे बच्चों से उनका दूध छीनकर इस सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा है। और मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, नरेंद्र मोदी जी। चाहे आप कितने भी आंसू बहा लीजिए टेलीविजन पर, चाहे आप कितना भी ड्रामा कर लीजिए टेलीविजन पर, देश की जनता ने आपको देख लिया है। देश की जनता जानती है कि आप सत्ता के लोभी लोग हैं। सत्ता के लालच में आपने इस देश को इतने भयंकर कोरोना संकट में डाल दिया। सत्ता के लालच में आपने इस देश के लोगों को, इस देश में के लोगों की लाशों को गंगा में नहीं, लेकिन प्रेरणा सिंह, ठीक है, देखिए कोरोना काल है, कोरोना है, लॉकडाउन है, लोगों के मसाइल है, उनकी जिंदगियां भी बहुत अहम है। लेकिन बहैसियत अपोजिशन कांग्रेस भी कोरोना और लॉकडाउन में उलझी रही। इस बीच महंगाई अपने पैर पसार रही थी। बहैसियत कांग्रेस, हालांकि आप पूरे हिंदुस्तान में आपकी शाखें हैं, आपकी जो है पार्टी है, क्यों नहीं लोग निकल पाते? इस पर बात क्यों नहीं करते? सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन पर आपके राहुल गांधी बोलते नजर आते हैं, लेकिन महंगाई की मार पर कभी कुछ बोला नहीं गया। बोलते हैं एक आध बार, एक ट्वीट कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं। कांग्रेस
आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश की कांग्रेस, पूरे देश का कार्यकर्ता महंगाई पर बोल रहा है, कोरोना आपदा पर बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी के हर करप्शन पर बोल रहा है जी। लेकिन कितना स्पेस मीडिया में लेकिन आप देखिए, सब जानते हैं। देखिए मगर आप देखिए क्या अपोजिशन, क्या कांग्रेस ने एहतजाज करना भूल गई है? कांग्रेस प्रोटेस्ट करना भूल गई है? हालांकि इतनी पुरानी पार्टी है आपकी, प्रोटेस्ट और सियासत के बारे में आप लोग बीजेपी से कहीं और आगे थे, लेकिन ऐसा लगता है वैसे तो अपोजिशन आप पीछे जा रहे हैं। आपके दौर में बीजेपी ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया था, याद है आपको? सिलेंडर महंगा हुआ तो सड़कों पर सिलेंडर नजर आ रहे थे। बीजेपी के यही लीडर साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे थे। कहां है कांग्रेस? पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। कहां है कांग्रेस? सिलेंडर लेकर नजर नहीं आती, कांग्रेस साइकिल लेकर नहीं आती सड़क पर। हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी गली मोहल्लों में बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जन जन तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। और आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, इस देश का हर एक नागरिक सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। इस देश का एक एक बच्चा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। सब लोग कांग्रेस के साथ हैं, मगर अफसोस ऐसे समय पर भी सरकार से सवाल ना करके हमारा राष्ट्रीय मीडिया अपोजिशन से सवाल कर रहा है। आप क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़े करते? क्यों नहीं होम मिनिस्टर को निकाल के लाते कि आइए जवाब दीजिए हमारे चैनल पर बैठ के, बताइए इस देश का बच्चा भूखा क्यों मर रहा है? क्यों ये मीडिया नहीं कर सकती? ठीक है, गुलरेज से कब तक ऑपोजिशन गुलरेज जुड़ चुके हैं। गुलरेज, कोसते रहेंगे कब तक? नहीं, कांग्रेस थी तो आप सिलेंडर लेकर सड़क पर आते, कांग्रेस थी तब आप साइकिल लेकर सड़क पर आते, तब भी डिजिट थे। तब अगर कच्चे तेल की बात करें तो $35 के करीब था, गरीब वर्ग से लेकर मिडिल क्लास तक ठीक है, सबकी कमर टूट $95 था। अब माफ कीजिए, $95 के करीब था, अब जो है $35-40 के करीब है। तो तेल की कीमतें घट सकती हैं। अब देखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस के अलावा आम खाने पीने की चीजें तक महंगी हो रही हैं। कुछ तो राहत दे सरकार। फिर जिलानी जी वही बात आएगी जो आप कह रहे हैं ना, कि आप मुझे बोलोगे कि आप परसेंटेज में बात करते हो। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछोगे तो वो परसेंटेज में ही बात करेगा, और करनी भी वही चाहिए, क्योंकि आपको जब माइक्रो स्केल और मैक्रो स्केल पर जो राज्य सरकारें होती है वो माइक्रो स्केल पर इकोनॉमी को मैनेज करते हैं, और केंद्र सरकार जो होती है मैक्रो स्केल पे करती है। जब मैक्रो स्केल पे आप करते हो तो आपको किसी चीज में बढ़ाते हो, किसी चीज में कम करते हो, लेकिन आप ओवरऑल परसेंटेज जो है इन्फ्लेशन का उसको मेंटेन करके चलते हो। यदि ये 6% से ऊपर आता है तो हम दोषी हैं, हम उत्तरदायी हैं, क्योंकि आप एक ही चीज कंज्यूम नहीं करते हो, आप एक वैरायटी ऑफ थिंग्स है जिसको आप कंज्यूम करते हो, और वो आपके बजट के ऊपर इफेक्ट डालता है। अभी हमारे जो मित्र बोल रही थी प्रेरणा की प्रधानमंत्री जो हैं बड़े अभागे हैं, और तो मैं उस समय उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि लाइन कट गई थी। देखिए, अभागा उसको बोलते हैं जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भागना पड़े। अभागा उसको कहते हैं जिसके जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम डाल दे कि चुनाव हारने में कि उसके नेतृत्व में कितने चुनाव हारे गए। अभागा उसको बोलते हैं जो 5-5 जो स्टेट थे वहां पर जूते खाए, उसके बाद भी कोशिश करे उसकी माँ की उसको जो है वापस से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, इसको बोलते हैं अभागा। और हमारे नेतृत्व में तो जब 4.6% इन्फ्लेशन है तो ये तो प्रधानमंत्री जी के लिए गौरव की बात है कि 6% से नीचे मेंटेन करके रख रहे हैं, जो IMF भी कहता है, जो वर्ल्ड बैंक भी कहती है, जो दूसरी एजेंसीज भी कहती हैं। तो ये अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन की दर मेंटेन करके रखे हैं, जबकि जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में दुनिया भर में कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रही है, फिर भी रिटेल इन्फ्लेशन जो है CPI जो है वो कंट्रोल में है। तो इसको बोलते हैं कि भाग्यशाली प्रधानमंत्री का होना। जी, नहीं गुलरेज से 2015 में यही तो भाग्यशाली, यही नसीब जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ठीक है, जब थोड़ी सी कमी हुई थी। अब 100 रुपए के पार जा रहे हैं, सारी चीजें महंगी हो रही हैं, तो अब वो नसीब कहां गया? नहीं तो उसी नसीब से तो मैं बोल रहा हूं कि 4.6 पर ही मेंटेन करके रखा है अभी भी। मेंटेन करने के बाद ये हालत है। नहीं, हालत आप बताइए ना क्या है। देखिए, आप ये बड़ी स्पष्ट बात है कि क्या लोगों की आमदनी बढ़ी है? लोगों की आमदनी बढ़ी है, नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए। कोविड के समय में कोविड काल में नहीं बढ़ी, ये बात फैक्ट है, और इस चीज की हमको भी परवाह है, हमको चिंता है इस चीज की। लेकिन यदि इन्फ्लेशन इस प्रकार से बढ़ जाता कि लोगों के ऊपर बिल्कुल छत फूट जाती,
तो फिर ऐसी स्थिति में तो त्राहिमाम होता है और फिर लोग बगावत करते हैं। और आपने अभी बाकी जो 5 राज्यों के चुनाव थे उसमें देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आवाम है। इसका मतलब यह है कि जो बातें, जो इल्जामात लगा रही कांग्रेस पर झूठे हैं। जी नहीं, लेकिन देखिए फाइनली लिटमस टेस्ट क्या होता है, फाइनली आप बताएं लिटमस टेस्ट। ठीक है, इन्फ्लेशन चलिए ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आम आदमी तो सरकार से यही उम्मीद लगाएगा जो चीजें सरकार के हाथ में है कि वो कम से कम, अब देखिए इलाज महंगा है, पढ़ाई महंगी है, खान पान महंगा, अगर सरकार मुफ्त इलाज और पढ़ाई में अच्छी सहूलियात और क्वालिटी दे दे तो आम आदमी कुछ राहत तो मिल सकती है उसको। दूसरी चीजें महंगी झेल भी लेगा, लेकिन जो बेसिक नीड्स है आम आदमी की, गरीब आदमी की, वहां तो कम से कम दे दें। आप लाखों रुपए का इलाज अस्पतालों में है और देखिए ऑनलाइन क्लास चल रही है लेकिन फीस पूरी देनी है स्कूलों को। मर तो आम आदमी रहा है ना, सरकार कहां पर आम आदमी को सहूलत देगी? कहीं एक जगह तो दे दे कम से कम। कि उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि स्कूल जो है केवल ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। हमारे जितने राज्य थे सभी ने ये कहा था कि आप ट्यूशन फीस से ज्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद भी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन थी वो सर्वोच्च न्यायालय में गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कैपिंग कर दी कि आप जो है वह वही ले सकते हैं कि जो आपकी ट्यूशन फीस है, आप अतिरिक्त फीस नहीं ले सकते। तो शिक्षा जो है उसकी अभी अमल कौन कर रहा है, वो मेंटेन है। कौन अमल कर रहा है? अमल तो जो नहीं कर रहा है उसका नाम उजागर करे ना, कौन बताएगा सर? राज्य में बैठा हो, जिन लोगों ने शिकायत की उनके बच्चों को निकाल दिया गया। नहीं बिल्कुल नहीं, अक्सर ये देखा गया, खबर आती रही हमारे पास। जिलानी जैसे मध्य प्रदेश में बैठा हूं। खैर चलिए ठीक है, चलिए स्कूल का मामला, लेकिन महंगाई को लेकर थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद क्या आम आदमी नहीं कर सकता सरकार से? करनी चाहिए, और सरकार से नहीं करेगा तो किससे करेगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सरकार फाइनली चलती है जनता के टैक्स से। और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं है बल्कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक रिपब्लिक भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है 85% जो सरकार का बजट चलता है वो आवाम के खर्चे से चलता है, मतलब टैक्स से चलता है। और सरकार का खर्च तो वही है ना जो देश चलाने में लगता है। तो सरकार की खुद की किटी तो 15% ही होती है। तो यदि आप किसी चीज के ऊपर टैक्स नहीं करोगे या टैक्स को एकदम कम कर दोगे तो ठीक है, इन्फ्लेशन हो सकता है, आप 1% ले आओ, 4.6 से 2% ले आओ, लेकिन फिर आपके पास पैसा कैसे रहेगा कि आप चला पाए? आपके सरकारी अस्पताल कैसे चलेंगे? आपकी जो सड़कें हैं वो किस प्रकार से चल पाएगी? गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे चलेंगे? आपका डिफेंस कैसे चलेगा? आप उसकी सोचिए ना। 85% भारत के अंदर जो सरकार खर्चा चलता है, बजट चलता है, वो आवाम की स्पेंडिंग से चलता है। ठीक है, प्रेरणा सिंह, सरकार के पास बहुत सी चीजें अभी उन्होंने बता दी कि देखिए जनता के पैसे से सब कुछ चल रहा है। अगर जनता को सब कुछ दे दिया जाए तो फिर सरकार कैसे चलाई जाए? बिल्कुल ठीक बात है, जनता के पैसे से सब कुछ चल रहा है। जनता के पैसे से 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई, जनता के पैसे से प्रधानमंत्री जी का आलीशान महल बन रहा है, और जनता के पैसे से ही भाजपा ने अपने सारे राज्यों में अपने दफ्तर बना दिए, और भाजपा मुख्यालय भी जो है जनता के पैसे से ही बना है। मगर जनता का पैसा जनता के काम नहीं आएगा भाजपा शासन में। जनता का पैसा गरीब को रोटी देने के काम नहीं आएगा। तो ये है भाजपा की सरकार चलाने की नीति। जनता का खून चूस के जनता का पैसा अपने निजी हित में इस्तेमाल करना, जनता का पैसा चुनावों में इस्तेमाल करना, जनता का पैसा सत्ता को हासिल करने में इस्तेमाल करना, यह है भाजपा की नीति और नीति। मगर अभी भी हम लोग सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे, अभी भी हम लोग विपक्ष से ही सवाल पूछेंगे। अफसोस है प्रेरणा जी महारत हासिल कर लिए, मतलब आप एक बार बताएं कि डिग्री ले कुछ आपकी ट्रेनिंग होती है झूठ बोलने की आप लोगों की? झूठ बोलने में तो हमारे नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 है और आप सब भी नंबर 2 की श्रेणी में ही हैं। उनके बराबर नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग प्रधानमंत्री जी से ही ले रहे हैं। ट्रेनिंग क्या कांग्रेस का जो मीडिया गुलरेश देखिए कौन झूठ है कौन सच है, लोग आपके झूठ और सच पर नहीं जाएंगे। लोगों की जेब जब कट रही है, लोग भूखे और प्यासे हैं, गरीब आदमी की अगर बात करूं तो उनको राहत अब कैसे मिलेगी? गुलरेश, आपकी सरकार है, अब आम लोगों को आप ही जो है भरोसा दिला सकते हैं कि क्या करेगी सरकार, क्या कदम उठाएगी गरीब आदमी के लिए? देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अपने देशवासियों से ये कहता हूं कि सरकार जो है इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई की दरों के ऊपर
अपनी नजरें गड़ाए हुए है कि इसको एक सीमा के बाद बढ़ती है तो सरकार उसको कंट्रोल करती है। और हमको अपेक्षा है कि बहुत जल्दी कोविड के हालात सुधरेंगे, सरकार और भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएगी ताकि आपके लाइवलीहुड भी बढ़े, आपकी रोजगार भी बढ़े और आपकी इनकम भी बढ़े, ताकि देश में वो खुशहाली बढ़ेगी। प्रेरणा सिंह, देखिए, इस सरकार में देश की आवाम भगवान भरोसे है, प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर मस्त और जनता अस्त व्यस्त। कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा नियत और नीति इन लोगों की नजर नहीं आ रही है जो ये जनता को फायदा पहुंचाने में इनका कोई इंटरेस्ट हो। पूरे तरीके से इन लोगों ने देश को इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन और कर्फ्यू और जिस तरह से कोरोना की मार पूरी दुनिया पर पड़ी है वो हिंदुस्तान पर भी पड़ी है। हालात जहां सरकार के खराब हैं, आम आदमी के उससे बदतर हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार के हालात अच्छे हों तो आम आदमी के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।